हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग गुड गाइस। अभी आपके पास जुलाई महीना भी खत्म होने वाला है। सो अब आपके पास करीब करीब 3 महीने बच चुके हैं फॉर योर नवंबर 22 एग्जामिनेशंस। सो इस नवंबर 22 एग्जामिनेशंस को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स आपके लिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में पोस्ट किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैंने आपके लिए इस पर्टिकुलर चैनल में प्रोफेशनल एथिक्स 600 सीरीज के सारे स्टैंडर्ड्स, ये सारे वीडियोस आपके लिए पोस्ट किए हैं। सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ दीज एफर्ट्स एट दिस पर्टिकुलर बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सीए आपको हेल्प कर रहा है। अनअकैडमी पे गाइज आपके लिए काफ़ी सारे टीचर्स, टॉप एजुकेटर्स आर टीचिंग यू लाइव एवरी डे। आप स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो, यूट्यूब सेशंस अटेंड कर सकते हो, प्लस क्लास, आइकॉनिक क्लास अपियर ले सकते हो। सो दिस इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जामिनेशंस एंड अटेम्प्ट एंड द सब्जेक्ट्स विच यू वांट टू स्टडी। सो इसी तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कंसेप्ट्स को रिटेन और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए प्लस और आइकॉनिक बैचेस भी अवेलेबल है आपके लिए। इस बैचेस में आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलने वाले हैं, फिजिकल कॉपी ऑफ बुक्स मिलने वाली है, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, लाइक डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, काफ़ी कुछ है। ठीक है। सो इन केस टू टेक अप द सब्सक्रिप्शन यू कैन जस्ट इवैल्यूएट द कोर्सेज and can use the code audit SAR in order to gain maximum possible discounts। तो चलिए आज का इस टॉपिक का शुभारंभ कर देते हैं गाइस। बी अटेंटिव, बी अवेक, अलर्ट एंड अटेंटिव। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट, provision for the payment of gratuity not allowable under section 40A(7)। सी ग्रेचुटी का ना उन लोगों ने कंप्यूटेशन दिया है। सो देर आर द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी जो अपर लिमिट हमको अलाउड होता है एज पर 40A(7)। जो अपर लिमिट है आप लोगों को अलाउ होता है 15 लाख रुपए ग्रेचुटी के नाम पे, एग्जाम्पल। हाँ, बट अगर आपने पेमेंट कर दिया है 20 लाख का तो हम लोग कहेंगे कि ठीक है आपने पीएनएल में बुक कर लिया इसको, ठीक है, बट मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए इज एन इनएडमिसिबल आइटम। So that is required to be reported here. Any contribution which is in excess of section number 40A(7). Any provisions which is made. तो provision ये सारा चीज आपको पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है। Provision will not be admissible. यहाँ पे any sum which is paid by the assessee as an employer which are not allowed under section 40A(9). एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये वो नहीं है कि पीएफ ईएसआईसी। दिस इज इन ऑर्डर टू सेट अप एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू सेट अप एनी काइंड ऑफ ट्रस्ट। सो इन सेटिंग अप और फॉर्मेशन ऑफ फंड, ट्रस्ट, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई, रजिस्टर्ड सोसाइटी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। सो ऐसा कोई भी फंड जो आप दे रहे हो टू बिल्ड अप एनी काइंड ऑफ फंड, ट्रस्ट which is inadmissible under section 40A(9). Ma'am, how will we know? Do we need to by heart the clauses? No, they will themselves tell this in the question paper कि बच्चों इतना इतना इन्होंने खर्चा किया है, दिस इज एन इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस बोला तो समवेयर 21 की रेंज में आएगा। So particulars of any liabilities which are contingent in nature, any deductions which are inadmissible under section 14A. So what is 14A? See, if at all you have earned exempted income, आपने इनकम पाया है 10 लाख रुपए का which is exempted, इसके सामने आपने एक्सपेंसेस किया है 4 लाख रुपए। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मैं इनकम पे टैक्स ले रहा हूँ क्या? नहीं, तो ये एक्सपेंसेस क्यों आपको अलाउ करूं? So any kind of expenditure which is incurred in order to gain any kind of exempted income, that is inadmissible under section 14A. So no expenditure can be incurred for the income which is not forming part of total income, that is exempted income. Next, any kind of last वाला point, any kind of item which is inadmissible to the proviso। अब ये क्या है समझो, any kind of interest which you have incurred in order to buy fixed asset। तो हम लोग क्या कहते हैं पहले इतना समझो। आपको इंटरेस्ट कैपिटल इन नेचर समझता है, सो यू वांटेड टू बाय कैपिटल asset, capital asset, you have taken loan for buying this capital asset। लोन इज इन फॉरेन करेंसी, ठीक है, लोन पे जाता है बोरोविंग कॉस्ट, इंटरेस्ट लगेगा इसमें। अब आपने लोन ले लिया है फ्रॉम द मंथ ऑफ
मार्च आपका असेट आया इन द मंथ ऑफ अप्रैल, देन यू हैड टू मेक सम चेंजेस एंड मई में ये असेट इज नाउ रेडी टू यूज. सो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर फ्रॉम मार्च टू मई is required to be added to the asset because this is capital in nature. ये एक्सपेंडिचर आप डेफर करते रहेंगे, मतलब इस पे जब भी डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे ना तभी धीरे धीरे मात्रा में उसको डेफर करते रहेंगे. दिस इज नॉट द इमीडिएट एक्सपेंडिचर विच यू कैन डेबिट इट टू पीएनएल. एक्सपेंडिचर डेबिट टू पीएनएल नो, hence this is inadmissible. मतलब this is a point which is acting as a proviso to section number 36. section number 36 कौन सा एक्सपेंडिचर अलाउ करता है? जो मई के बाद, अभी से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट तो खत्म नहीं है ना, लोन तो अभी भी है, तो अब ये इंटरेस्ट मई के बाद लगना शुरू हो गया जब तक है असेट. तो मैम इसका क्या करेंगे? यहाँ पे एक सेकंड. हाँ, एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू पीएनएल फॉर दिस पीरियड नो, फॉर दिस पीरियड yes. Hence this acts as proviso and this is a provision कि ये हम अलाउ करेंगे. मैम इसको क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्यों प्रोवाइजो है, क्यों इनएडमिसिबल है? क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड टू बी कैपिटलाइज्ड. कंक्लूजन, मोरल ऑफ द स्टोरी, any borrowing cost which is required to be capitalized, which is in capital nature, will be inadmissible, required to be reported under 21I. So, पहले उन्होंने प्रोविजन समझाया है, बोलता है कि एनी काइंड ऑफ कैपिटल बोरोड बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो हम लोग उसको अलाउ करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बोरोड. बट प्रोवाइजो क्या कहता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस और फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पीरियड, फॉर एनी पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ दैट कैपिटल व्हिच वाज बोरोड टिल द डेट फॉर व्हिच द असेट वाज पुट टू यूज, दैट हैज टू बी capitalized, not allowed as deduction. Done. So यहाँ पे you need to make the inquiries with regards to A से लेकर के I तक के सारे points का hint ये दिया है उन्होंने. What are the capital nature, staff expenses क्या है, preliminary expenses क्या है. This is JR for you today. So जो भी खर्चा है वो यहाँ पे बताया है inadmissible 40A. तो 40A वाला पॉइंट क्या था? टीडीएस नहीं डिडक्ट किया. नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ग्रेचुटी के लिए ये सारा चीज करते हैं 21E में. तो ग्रेचुटी फंड का डीड देख लो, कंप्यूटेशन देख लो, इनकम टैक्स कमिश्नर ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स बोल लो फॉर द अप्रूवल ऑफ फंड, रूल्स कौन से नेचर में कब ये ग्रेचुटी फंड ट्रांसफर होता है. दिस इज व्हाट टू बी वेरीफाइड. प्रोवाइजो वाला पॉइंट. इलस्ट्रेशन 3. Ploy Limited is engaged in leasing of goods carriage. Appointed you as a tax auditor. Wow, congratulations. For the financial year 21-22, that is assessment year 22-23. How will you deal for the payments of XYZ? Okay, okay. X, Y and Z. Mr. X, Y and Z. Z कौन है? Z is engaged in leasing of carriages. Okay. Relating to leasing of the transaction. X कौन है? X का business नहीं पता चला. अच्छा, okay. Poly Limited, he himself is leasing goods carriage. 6 payments of rupees 5,000 each were made to Mr. X on 4th of July. Per person, per day, 6 transactions of 5,000 each. Will this be reported or not required to be reported? Because this is plowing, leasing, hiring, तो इसका कैश में कितना अलाउड होता है? 35,000. इन्होंने कितना किया है? 30,000. दिस इज लेस देन द लिमिट. रिपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अलाउड. 2 इनवॉइसेस of 18,000 oh my god paid to Mr. Y per person on 5th or 6th of July. अरे per day नहीं आया. Is this required to be reported? 40,000 made to Mr. Z against an invoice per person per day.
ऑफ ₹40,000. लिमिट कितना है? 35. एक्सपेंस कितना है? 40. मोर देन द लिमिट. इज दिस रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड? यस. So that is the point. Not to be reported. Not to be reported. Required to be reported under 21D. Next is 22. Amount inadmissible under section 23 of MSME Development Act. मैम तो हमको कैसा पता चलेगा कि whether this is allowed or not allowed? That will be given to you under question because MSME Act is any which way is not there in your syllabus. ठीक है? So section 23 of MSME lays down that the interest payable or paid by the buyer in accordance with the provision of this act shall not for the purpose of the computation of income be allowed as deduction. So MSME lays down interest payable. So interest payable which are not allowed, वो यहाँ पे आप report करें. So you need to review, test basis, check कर लीजिए कितना credit हुआ है कितना नहीं हुआ. So what is the principal amount? What is the interest amount? Any interest amount which are remaining to be unpaid to the supplier. Interest paid by the buyer under section 16. So all in all, this is a provision which I desperately feel will not be tested क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा MSME के provision है. आपको ये सारे नहीं आते हैं. सिर्फ इतना ध्यान रखो कि expenditure is in the nature of interest which is not allowed under section 23 of MSME Act will be reported under LAMP clause 22. So 22 is LAMP. नेक्स्ट है आपका फेवरेट क्लॉज, हर रिलेटिव मंकी जैसा होता है. So this is a relative clause. So if at all you have, your assessee have made the payment to any of your relative which is beyond the legitimate needs, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है that is extraordinary, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, बियॉन्ड द लेजिटिमेट नीड्स, जो बेनिफिट डिराइव हुआ है विच इज वेरी लेस, मतलब खर्चा किया करोड़ों का, बेनिफिट मिला कुछ नहीं. तो ये तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन, एनी पेमेंट विच इज, मैम what if we have received money from the relative, will that be reported under 23? No. So always remember you have to report under 23 the payments to the specified person. This was a point जिसके ऊपर already RTP question आया हुआ. So mark it a very alert point. Payments, मैम रिसीट दे सकते हैं, दे धनाधन, इतना लंबा चौड़ा रिलेटिव डाल करके पॉइंट देंगे, आपको रिलेटिव सुनते ऐसे कान खड़े हो जाएंगे. फिर आप लेकर करके आगे 23 में रिपोर्टिंग करेंगे. 23 में तभी रिपोर्टिंग होगा जब भी आपने रिलेटेड पार्टी को पेमेंट किया है, उनसे अगर रिसिप्ट मिला है तो यहाँ पे नहीं है. So obtain the list of such specified persons. Scrutinize the payment made, expenditure. Scrutinize all the expenditure payment made to the above person. It will be difficult to locate such payment because it is a time consuming, but however inquiry तो hold कर ही लो, ऐसा बोलता है. It is however possible to localize the area of inquiry, at least inquiry hold कर लो. These are the checkpoints. An assessee has paid rent to his brother of 250 and interest of rupees 4 lakhs. State whether the tax audit reporting is required. Underline करो यहाँ पे relative कौन होता है. Relative होता है husband, wife, brother, sister, lineal ascendant, lineal descendant. याद रहे कंपनीज एक्ट का रिलेटिव का डेफिनेशन और इनका रिलेटिव का डेफिनेशन अलग है. कंपनीज एक्ट में रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में आते थे स्पाउस ऑफ योर लीनियल डिसेंडेंट, यहाँ पे वो नहीं आ रहे. ठीक है. सो कौन कौन आएगा, मम्मी पापा, भाई बहन और बच्चे, दैट्स इट. नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज नंबर 24, अमाउंट deemed to be the profit and gains under section 32 AC, 32 AD, 33 AB, टी कॉफी रबर वाले sections.
सो कुछ ऐसे डिडक्शंस है जो 15% के एडिशनल डेप्रिसिएशन वाले डिडक्शंस है विच आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड अंडर क्लॉज नंबर 24. द अमाउंट डीम्ड profit or gains under section 32, AC, AD 33, AB, ABA, AB and AC. Next, you need to gain the details of the deemed profit under section 32 AC. Obtain, see, whenever you are making any procedural aspect ना, सबसे पहला आता है इंक्वायरी, उनसे पूछताछ कर लीजिए. फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन, वाउचर्स, इनवॉइसेस, स्क्रूटिनाइज द डॉक्यूमेंट, डीड, अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा चीज. देन आता है फिजिकल वेरिफिकेशन काइंड ऑफ. So whenever scrutinizing, so whenever you are talking about inventory, the physical verification, scrutinizing, so it is this. तो हमेशा ध्यान रखें, एवरी टाइम यू अप्लाई द प्रोसीजर्स ना, सबसे पहला स्टार्ट विथ ऑब्टेन फ्रॉम द असेसी. असेसी से जो जो चीजें चाहिए वो मंगवा लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए. दूसरा आता है जो लीगल डॉक्यूमेंट्स और डीड्स है, डॉक्यूमेंट्स, डीड्स, ये सारा चीज. उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, एवरीथिंग. उसके बाद आता है एनी काइंड ऑफ लीगल कंप्लायंसेस विथ सेक्शंस. जैसे कि सेक्शन में वो 180 डेज वाला पॉइंट कहा हम लोगों ने कि 180 डेज के पहले है, बाद में है. फिर कुछ कुछ आंसर्स में आता है कंडीशंस अटैच्ड. सो या तो स्क्रूटिनाइज वेदर द कंडीशंस अटैच्ड, फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये डिडक्शन कब मिलेगा. सो ऐसे करके 4-5 पॉइंट्स है जो कॉमन से पॉइंट्स है व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग द वेरिफिकेशन स्टेप्स. अब इसके बाद फिर जो स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको याद आ रहा है वो लिखते जाएगा. ये 4 स्टेप्स रिमेनिंग कांस्टेंट एवरी आंसर में, ये तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है. सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द प्रोसीजर्स, द प्रैक्टिकल अप्रोच, तो ये सारा चीज तो आएगा. इंक्वायरी कर लीजिए, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द असेसी, द लिस्ट ऑफ, ऑब्टेन फ्रॉम द असेसी, द इंफॉर्मेशन ऑफ, ऑब्टेन फ्रॉम द असेसी, द रजिस्टर ऑफ, फ्रॉम असेसी. Verify the accuracy, scrutinize the books, whether they are not transferred. ये 8 years again MCQ वाला पॉइंट. ठीक है. तो कौन से असेट के लिए आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा जो 8 साल तक आपके पास है. मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, अगर अमाउंट विड्रॉन है. सो डीम्ड प्रॉफिट क्या होगा. सो नो डिडक्शन इज अलाउएबल अंडर सेक्शन फॉर फ्रॉम द असेसमेंट. तो 33 AC तो पढ़ने जैसा ही नहीं. नेक्स्ट इज 25. हम लोगों ने कैसे याद रखा था, ओ से ओमिशन, ओ से ओमिशन. तो क्या होता है ओमिशन में, एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू द टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड कंप्यूटेशन देयरऑफ. मतलब क्या है, ये 41 में क्या आने वाला है, एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी, देखो, एनी काइंड ऑफ रिकवरी ऑफ लायबिलिटी विच इज सीज्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड. तो ये सारा जो इनकम, बैड डेट्स रिकवर्ड, एग्जाम्पल है ये. रिकवर. सो से फॉर द प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स के तहत कुछ बैड डेट्स था जो आपको अलाउ किया गया था, जो आपको अलाउ किया गया था, तो वहां पे इस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगा था. नेक्स्ट ईयर जो भाई साहब के पास से डेट था वो आ गए, इंसानियत के नाते उन्होंने हमें कहा कि मैडम ये जो 25 लाख हमारा बाकी था, जिसमें से 15 लाख मैं खा गया था, ये 15 लाख इंसानियत के नाते मैं आपको वापस देने आया हूँ. तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने तो इसको अलाउ कर दिया था कि ठीक है इस पे टैक्स मत भरो. नेक्स्ट ईयर में ये 25 में से 15 वापस आ गए, 15 लाख वापस आ गए, इस पे टैक्स लगेगा. हाँ, इस पे टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 41. सो जो भी प्रॉफिट which are required to be taxed under section 41 will be disclosed under clause 25. So the tax auditor should obtain the list of all the amounts chargeable under tax under section 41 along with the evidences correspondence. He should in all the relevant cases examine the past records, क्योंकि past में वो allow किया गया था as deductions, के correctness of the information which is provided to him by the assessee. The information has to be given irrespective of the fact relevant amount credited हुआ है कि नहीं हुआ. हो सकता है करंट ईयर में असेसी ने PNN में इस 15 लाख की रिकवरी को क्रेडिट ना किया, बट हमको वो इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी क्योंकि इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के हिसाब से वो ऑलरेडी अलाउ एज डिडक्शन था. दैट इज इनकम चार्जेबल टू प्रॉफिट.
So in order to provide the information required under 25, it is necessary that the past records are evaluated, क्योंकि past में जो allow किया था deduction, currently हम उसको profit करें. Obtain at least 3 years का profit and loss statement. See कि कितना कितना, ये देखो example. Whether any bad debts recovered has been written off. Also see the list of the cases which are written off. Match bill to bill. If the assessee is engaged in scientific research, तो यहाँ पे ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज अलाउड, साइंटिफिक एक्सपेंडिचर विच इज अलाउड. बाद में ये विदाउट कंडीशन फुलफिलिंग सेल हो गया है. सो एनी इनकम विच इज अलाउड विच वाज ऑलरेडी डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, जिस पे टैक्स नहीं लगा था बट अब टैक्स लगने वाला है, विल बी रिटर्न आउट ओवर हियर. सो इंक्वायरी, ये देखो इंक्वायर फ्रॉम द असेसी अबाउट एनी अमाउंट विच इज अलाउड और डिडक्शन, allowance or the deduction which was made in the previous year. If yes, then the same shall be taxable. Next, clause number 25. 25 allowed on payment basis. OPPPP से allowed on payment basis. Parrot से payment basis. तो payment basis पे क्या क्या allowed होता है? Your taxes. जो 139 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न आप भरने वाले हो, उस डेट से पहले पहले जितने भी पेमेंट्स आपने कर दिए हैं, पेमेंट किए हैं, तो ही वो अलाउ होंगे. जैसे कि अगर आप कोई प्रोविजन करना चाहते हो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स नॉट अलाउड एज डिडक्शन, उस पे आपको वो लोग आपको माइनस करने नहीं देंगे, बट हाँ इनकम टैक्स पेड माइनस करने मिलेगा. सो दैट इज irrespective of the sum referred under 43B(a) to dish, the liability which pre-existed as on the date of the first year but was not allowed in the current year, हम लोग लिखेंगे कितना है, was incurred in the previous year, paid on or before the return filing date, not paid on or before that return filing date. Usually पे कर ही देते हैं आपके एसएससी. यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ सेक्शन 43B का कंप्लायंसेस देखना है और इसका रिपोर्टिंग करना है. So usually मैम हम लोगों को कैसे पता चलेगा? Obtain the list of taxes, cess, fees, duties, any sum which are about to be paid. Identify the following kinds of taxes, duties or any other sum which are covered under section 43B. So these are contribution to PF, contribution to ESIC, sales tax, service tax, income tax, fees, duties, penalties, ये सारा चीज, interest. So वेरीफाई द पेमेंट्स एंड चलान्स, यही चीज मैं आपको पहले समझा रही थी, जहाँ पे एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन था ना, तभी भी मैं आपको समझा रही थी कि ड्यू डेट के पहले पहले भरा है कि नहीं, तो उसका ये वाला भी एक चीज वेरीफाई हो जाता. तो चलान्स आर मैंडेटरी, एवरी आर्टिकल विल हैव टू अंडरगो दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज. ये किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो टैक्स ऑडिट जब भी करेंगे ये एक्सरसाइज होगी. हर पेमेंट के चलान्स लेंगे, 12 का 12 महीने जो है उसके चलान्स लेंगे, लास्ट चलान पे फोकस करेंगे कि कब पे हुआ, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने से पहले पहले हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि सम एक्सपेंडिचर आर अलाउड ऑन ओनली पेमेंट बेसिस. नेक्स्ट इज 27 OPQ. 27 से आती है प्रायर पीरियड आइटम्स. सारी क्वीन हो चुकी है प्रायर पीरियड आइटम्स. So any kind of error which has happened in the previous year which is acting as a prior period item for the current year, that has to be reported. So amount of central VAT, GST availed or utilized during the previous year and its treatment in the profit and loss, and any kind of VAT or GST credits in this account. A और रुको B is prior period. Yeah. B is prior period. तो ये prior period याद आ जाएगा तो A वाला point याद आ जाएगा. So A क्या कहता है? Any kind of Senvet credit. So opening balances क्या है? Senvet credit या फिर GST credit का? Availed कितना है? Utilized कितना है? और closing balances कितना? So availed, utilized और P&L में उसका treatment कितना? 27B बात करता है prior period items. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है. इट में बी नोटेड, ये नोट एक्चुअली आप ऑडिट सार में भी नोट करके रखो इसको. इट में बी नोटेड दैट द इंफॉर्मेशन अंडर दिस क्लॉज विल बी रेलेवेंट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज असेसी विच आर फॉलोइंग मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. मैम क्यों? अगर कैश बेसिस पे किया तो जब ट्रांजैक्शन हो तभी रिकॉर्ड हो, तो प्रायर पीरियड जैसे कोई आइटम ही नहीं आएगी. सो दिस कैन बी टेस्टेड एज योर एमसीक्यू and also as a descriptive question कि फलाना फलाना पर्सन इन्होंने कैश बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं. May 22 में आरटीपी में इसका क्वेश्चन है
के कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलो कर रहे हैं एंड उसका कोई प्रायर पीरियड आइटम था, इज इट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड अंडर 27B? नो। व्हाई? प्रायर पीरियड तब होगा जब आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करो। अगर आप कैश बेसिस फॉलो करो, नगद, जब ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ तब रिकॉर्ड किया, खत्म। प्रायर पीरियड जैसा तो कुछ होगा ही नहीं। अंडर द कैश सिस्टम एक्सपेंडिचर डेबिट क्रेडिट ऑब्वियसली विल हैपन एज एंड व्हेन दे अकर, तो यहाँ पे ये चीज नहीं है। सो चेकलिस्ट फॉर सेनवेट क्रेडिट्स क्या होगा? क्रेडिट्स के इनवॉइसेस ले लो, शुड चेक द रजिस्टर ऑफ जीएसटी, thoroughly go through the records regarding Senvet credit, GST credits. Opening balances क्या है? क्रेडिट जो रिपोर्टिंग कर रहा है उसकी डिटेल्स ले लो, खत्म। This is prior period. Ask the assessee to furnish the schedules of incomes expenditure, any expenses which are pertaining to the earlier periods, how the items are properly, whether they are properly disclosed or not. Cash basis पे this will not be reported. Clause number 28 R से हमारा RAT, inadequate consideration or without any consideration. So this is nothing but any kind of expenditure which the assessee has made. Yeah. So any kind of expenditure which the assessee has made and the property which he has received, इसके बीच में अंतर। अब ये क्या है समझो जरा। 28, 29, 29A ये सारा का सारा एज वेल एज 30, ये सारा का सारा क्लॉजेस जो है वो ईफॉस के बारे में बात करता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दिस इज 29, 29AB एंड 30। ठीक है, सो यहाँ पे जो सारी की सारी चीजें हैं वो ईफॉस के बारे में बात करती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आता है, आपने कई बार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वी विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट 56(2). So it is section number 56, subsection 2, sub clause, basically clause number 7, 8, 9, 10, 7A, 7B। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में बात करें। चलो तो पहले 28 देख लेते हैं। Here you go. Whether during the previous year the assessee has received any property, अरे वाह, प्रॉपर्टी मिला या शेयर मिला है ऑफ द कंपनी, कंपनी विच काइंड ऑफ कंपनी, नॉट बीइंग पब्लिक, वेरिन नॉट बीइंग पब्लिक कंपनी ऐसा समझो, इट इज द शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विदाउट एनी कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। यहाँ पे लिखो बायर ऑफ शेयर्स, आपको शेयर मिले हैं जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 200 रुपए, बट आपको वो शेयर मिल रहे हैं 25 रुपए। 175 is income from other source. If at all you are buying shares, you have received shares as referred under section 27A. So check from the previous year क्या details है, shares कुछ receive हुआ है क्या, ये verify करो। मैम ऐसा क्यों करेगा कोई, क्योंकि द कंपनी इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। अपने मेंबर्स को फायदा पहुंचाने के लिए मेंबर्स ऐसा रिजॉल्व कर सकते हैं कि ठीक है आप मुझे शेयर्स दे दो, वैसा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर लो, स्टॉक इन ट्रेड चेक कर लो, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर वेरीफाई कर लो। बट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट, 5627A is applicable on or after 2010 but before 2017. Therefore, this clause is not applicable for from the assessment year 2018-19. The reporting is required to be done under only 29B. ठीक है, इन्होंने दे करके रखा है इसके लिए जस्ट पढ़ा है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट 29 एंड 29A एंड 29B भी आएगा। 29 क्या है? 29 कहता है शेयर्स वाला पॉइंट, यहाँ पे यू आर इश्यूअर ऑफ द शेयर्स, वी आर द कंपनी, हम लोगों ने शेयर्स इशू किए हैं एट इशू प्राइस ₹50, बट रियली स्पीकिंग इसकी जो वर्थ है इज जस्ट ₹30। तो जो एक्सेस ऑफ अमाउंट मिल रहा है ना हमको, वी आर इशूअर, तो एक्सेस ऑफ ₹20 जो मिल रहा है दैट इज टैक्स्ड।
required to be reported under 29. 29A. 29A is forfeiture. Forfeiture. What is forfeiture? Say for example, I want to sell a capital asset to you. ठीक है, ये पूरी जो जमीनें है ना, मेरी लैंड बिल्डिंग जमीनें, ये जमीनें मुझे आपको बेचनी है। आप आए मेरे पास और आपने कहा कि मैम ये जमीनें कितने की है? मैंने कहा 10 करोड़ रुपए। तो आपने मुझे कहा कि 10 करोड़ में इंस्टेंटली तो ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा, ब्लैक में कितना देना है, व्हाइट में कितना देना है, बाद में बात करेंगे। आपने मुझे कहा कि मैं अभी मैम 5 लाख रुपए ऐसे टोकन देकर के जाता हूँ, मुझे 10 दिन का समय दीजिए, आई विल अरेंज द फंड्स। मैंने कहा डन। आपने 5 लाख रुपए मुझे दिए, मैंने रखे। आप 10 दिन के बाद आए और आपने मुझे कहा कि मैम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट अब मैं 10 करोड़ का कहीं से बंदोबस्त नहीं कर पाया हूँ, मैं ये जमीन का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाऊंगा। सो आई बीइंग द सेलर ऑफ दिस, आई कैन फोरफीट द अमाउंट विच आई हैव रिसीव्ड। पहले क्या हुआ करता था पता है? ये जो फोरफीचर का अमाउंट मैंने रखा ना 5 लाख, दैट वाज अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट। सो ऑटोमेटिकली ये कैपिटल गेन इंक्रीज करवाता था। अब आफ्टर अमेंडमेंट कहता है कि नहीं, द अमाउंट विच इज फोरफिटेड, उसको कहीं पे भी कॉस्ट वॉस्ट में मत जाने दो, डायरेक्टली आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स कर दो। सो दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड अंडर 29A, द अमाउंट विच इज फोरफिटेड। ठीक है, सो दिस इज नाउ अमेंडमेंट। ये देखो, जो भी हमें पहले वो लोग माइनस करते थे, प्रायर टू द अमेंडमेंट वो लोग माइनस करते थे, डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट, बट नाउ आफ्टर अमेंडमेंट क्या हो गया, 5629 में टैक्स होगा एंड नॉट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट। सिंपल बोल दो ना, ई फॉस में जाएगा। एक तो वैसे भी बच्चा डीटी समझता नहीं, एंड उसमें से इतना इतना घुमा दिया। छोड़। नेक्स्ट 29B। अब ये क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 56 to 10 क्या बात करता है समझो। ये है एनी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी काइंड ऑफ रिसीट where the person receives, यहाँ पे person receives any amount of money without consideration which exceeds rupees 50,000। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डायरेक्टली बोलता है कि अगर आपको कोई, आज आपकी शादी हो रही है, हम सब लोगों ने मिलकर के आपको गिफ्टिंग किया है, आपको आकर के लिफाफे में भर भर करके 5,000 एक, 10,000 एक, 11,000 का तिलक कहते हैं ना हम लोग, वैसा दिया है। अब ये पैसा जमा कर करके आपने जमा कर लिया 1.5 लाख रुपए। इनकम टैक्स बोलता है आपने इनको कुछ दिया रिटर्न में? आपने कहा नहीं नहीं, शादी में तो खाना खा करके गए। दिस इज नॉट अलाउड। वो लोग कहते हैं कि अगर आपको कैश में पैसा मिला है अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 50,000, दैट एंटायर सम विल बी टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आगे तो ये है हमारे यश भाई साहब, ये है यशवी बहन। ठीक है, तो हम लोगों ने यश और यशवी की शादी के टाइम पे कितना पैसा दिया? 1.5 लाख रुपए। एज पर इनकम टैक्स क्या ये ईफॉस में आएगा? नहीं आएगा, दैट फॉल्स अंडर एक्सेप्शंस। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ध्यान दो, अगर मैरिज, विल, इनहेरिटेंस, सो अगर इसके वाया अगर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा का पैसा मिला है तो ठीक है, चाल से, अरे शादी में हम खाना खा करके गए ना हम लोग, सो दैट विल बी टैक्स्ड, सॉरी दैट विल नॉट बी टैक्स्ड। अदर देन दिस, अगर आपको कोई भी अमाउंट ऑफ सम विदाउट कंसिडरेशन मिला है विच इज एक्सीडिंग 50,000, इस पे टैक्स लगेगा। एनी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये रिमेंबर, मैंने अभी अभी वो शेयर्स वाला पॉइंट पढ़ाया, बोला कि 29B में रिपोर्ट होगा, वो देखो वो आ गया। पहले ये पढ़ लेते हैं फिर वहां जाते हैं। इसमें ना अमेंडमेंट है आपके ऑडिट सार में, ये चीज मैं लिखवाऊंगी आपको, समझो। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो जमीने वाला ट्रांजैक्शन याद है आपको? तो जमीने वाले ट्रांजैक्शन है, मैं आपको जमीन बेचना चाहती हूँ, ठीक है,
आप वो जमीन खरीदना चाहते हो, यू आर रिसीविंग इमूवेबल प्रॉपर्टी. If at all you are receiving immovable property at a value which is lower than fair market value, which is lower than the stamp duty valuation, तो जितने का डिफरेंस है ना उस पे भी टैक्स लगेगा एंड दैट विल बी टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. कैसे समझते हैं? यू आर द बायर ऑफ दिस लैंड एंड बिल्डिंग. There is one more person, he is a seller. इस जमीनों का रियल एसडीवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है 10 CR. ₹10 करोड़. आपने इसको कंसिडरेशन दिया है, वो होता है ना कितना वाइट में देना है. अब ये वाइट में देने के चक्कर में आपने यू बीइंग बायर आपने इसको पे किया है 8 करोड़ रुपए. आपने इसको पे किया है 8 करोड़ रुपए. अब ये डिफरेंस को हमको मैच करना है. फिलहाल के लिए डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज ऑफ 2 CR. मैच दिस डिफरेंस विथ ₹50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन. कितना होता है 10% ऑफ कंसिडरेशन? 8 lakhs, 80 lakhs. बराबर 80 lakhs. विच एवर इज हायर, कंपेयर करो. विच एवर इज हायर 80 lakhs. कंपेयर 2 crores with 80 lakhs. If the difference is more than higher of 50,000 or 10% of consideration, it is required to be reported. समझ में आता है? पहले एक जमाना था जहां पे ये 5% हुआ करता था कि you need to compare that with 50,000 और 5% of the consideration whichever is higher. अगर अमाउंट एक्सीडिंग है तो रिपोर्ट करें. ये 5% अब कट होकर के अमेंडमेंट क्या कहता है? 10%. ठीक है. सो ऑडिट साल में जहां पे 5% दिया है उसको कट करके अपडेट कर दीजिए 10%. डन डन डन. चलो रिपीट कर लेते हैं अभी वो. So any immovable property without any consideration free में मिला है which is exceeding 50,000 as the stamp duty valuation, EFOS में आएगा. For the consideration मतलब पैसा दिया है but inadequate है, वहां पे लिखो free, no consideration और यहाँ पे लिखो inadequate consideration. Inadequate consideration में क्या करना है? For consideration the stamp duty of such property as exceeds मतलब ज्यादा है. If such amount जो difference amount है exceeds is more than higher of what? Either 50,000 or compare with amount which is equal to 10% of considerations. यहाँ पे ध्यान रखना 10% of consideration आता है ना कि SD is required to be reported. Next, any property other than immovable property. फिर से ये without consideration, inadequate consideration. So without consideration मिला है which is exceeding 50,000 tax होगा. For a consideration which is less than the aggregate fair market value exceeding 50,000, तो fair market value के हिसाब से consideration आपने मैच किया तो 50,000 से ज्यादा जा रहा है डिफरेंशिएशन तो रिपोर्ट होगा 29B. समझ में आता है? पक्का श्योर? 100% यस. नेक्स्ट आता है क्लॉज नंबर 30. क्लॉज नंबर 30 में भी अगेन दिस इज ट्रांसफर प्राइसिंग वाला क्लॉज. टी से सेकेंड वाला पॉइंट इज ट्रांसफर प्राइसिंग. सो 30 में हम लोग क्या बात करेंगे? 30A ट्रांसफर प्राइसिंग. 30 में हम लोग क्या बात करेंगे? अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर या अ काइंड ऑफ सॉरी नॉट एक्सपेंडिचर, अमाउंट विच इज बोरोड और हुंडी, जहां पे भी वी हैव एक्सेप्टेड या फिर बोरोड एनी फंड्स या फिर हुंडी ट्रांसफर किया है वाया इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन अकाउंट पे चेक. मतलब बेरर इंस्ट्रूमेंट के वाया पैसे बोरो किए हैं या फिर हुंडी ट्रांसफर की.
So obtain from the assessee the details of the particulars of the amount or the hundi or any kind of amount which is transferred, including the interest, other than account pay check. Check for the repayment, कितना कैसे repayment किया है. Check for the obtain the written representation. Also, it is not possible for the tax auditor to verify whether the sums borrowed or hundi or any amount due thereon were repaid other than account pay check, as it is necessary as the necessary evidences are not in the possession of assessee. So this is a note which ICAI gives. ICAI ने क्या बोला कि देखो रिस्पेक्टेड 3CD, अब हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिपोर्ट करने तो बोल रहे हैं कि एनी अमाउंट विच इज पेड इन चेक, विच इज पेड इन कैश, नॉट वाया अकाउंट पे चेक, उसका डिटेल्स दो. बट डिटेल्स कैसा पता चलेगा? यहाँ पे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटरी एविडेंसेस होना चाहिए वो तो हमारे बंदे के पास मिलेगा ही नहीं. बोलते कि आप अपनी कोशिश करें, मिला तो रिपोर्ट करें, नहीं मिला तो ये नोट लिख करके आए. वहां पे ये सजेशन आईसीआई देता है कि ये नोट लिख करके आए कि वी आर नॉट हैविंग द अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. नेक्स्ट इज ट्रांसफर प्राइसिंग. सो ट्रांसफर प्राइसिंग में आपने शायद ये 92 CE मेथड्स देखे होंगे. व्हाट इज द मेथड? कप मेथड, TNM मेथड. उसमें कुछ एडिशंस डिलीशंस करते हैं बेस्ड ऑन द मेथड. इफ यस, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग हुआ है, कोई भी एडजस्टमेंट्स आपने किया है, तो प्लीज राइट द अमाउंट ऑफ द प्राइमरी एडजस्टमेंट्स में, एनी अमाउंट विच इज रिपैट्रिएटेड टू इंडिया. सो prescribed any whether the excess amount has been repatriated within the time limit prescribed. तो ये सारा चीज 92 CE के हिसाब से रिपोर्टिंग करना. ये नया क्लॉज है. पहले ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए इतना रिपोर्टिंग होता ही नहीं था, सेक्शंस ही नहीं थे. सो ट्रांसफर प्राइसिंग के डट्टा DTAA वाला डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर्स, बेसिकली ये सारा चीज आपको रीड करना है और उसका कंप्लायंसेस देना है. No secondary adjustments is required if the amount of primary adjustment made in any previous year does not exceed 1 CR. 1 CR पे MCQ आने के चांसेस हैं कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर 1 CR तक के प्राइमरी एडजस्टमेंट. 90 डेज ये पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग है. ये उनको ही समझेगा जिन्होंने DT थोड़ा सा पढ़ रखा है, थोड़ा सा, तो उसका रिपोर्टिंग करना है यहाँ पे. सेबी, LODR के रेगुलेशंस. नेक्स्ट इज 30B. 30B अगेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोविजन. 30B में कहता है कि वेयर योर असेसी हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट और द सिमिलर एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग ₹1 crore. बोलता है कि 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कर लिया आपके असेसी ने, उसकी डिटेल्स दे दो. अमाउंट, इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, उसका अमाउंट क्या है. 30% ऑफ EBI, TDA. व्हाट इज द 30%? सो बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. अगर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कर दिया है 1.5 CR, तो हम लोग बताएंगे अच्छा चलो 1.5 CR आपने इनकर कर भी दिया, तो आपका इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन कितना है, मतलब कैश में आपका अर्निंग कितना है अभी. मैंने कहा 3 करोड़. तो अच्छा 3 करोड़ है. सो व्हाट इज 30% ऑफ दिस 3 करोड़? मैंने कहा 90 लाख, 90 lakhs. तो बोलता है कि ओ, मैं अलाउ करता था कि 30% का इंटरेस्ट, चलो मान लिया 30% का इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हुआ, मान लिया, बट 30% से ज्यादा का जो अमाउंट है 90 लाख से 101.5 crore, 60 lakhs का अमाउंट ऐसा है विच इज एक्सीडिंग द 30% ऑफ अर्निंग्स, उसको रिपोर्ट करो. So details of any kind of brought forward interest expenditure, details about the expenditure which will be carried forward. So ये 5 चीजें रिपोर्ट करनी है. So amount, interest का, दूसरा earnings, तीसरा 30% of earnings, चौथा brought forward and पांचवा carried forward. ये उन entities के लिए है, बहुत अच्छे से समझा है. Where the entities is majorly financed, it is a debt oriented company. Equity बहुत कम है, उधारी बहुत ज्यादा है. ठीक है, सो इसका रिपोर्टिंग करना है.
30C इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एक्चुअली, ये देखो यहाँ पे डेट मैंने कहा ना, द टर्म डेट, बट ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें बहुत अच्छे से नोट दे करके रखा है, मैम ये रिपोर्टिंग कब करना है, जब देखो बोरोवर या फिर गिवर दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों फिरंगी है। अगर दोनों के दोनों इंडियन है तो इंडिया का ही भला हो रहा है। चलो इंटरेस्ट लेने वाला भी इंटरेस्ट देने वाला भी इंडियन है तो डिपार्टमेंट को फर्क नहीं पड़ता। डिपार्टमेंट को क्या लगता है कि ठीक है, जिसको इंटरेस्ट इनकम जा रहा है वो बंदा टैक्स भर देगा। बट यहाँ पे ये रिपोर्टिंग उनको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिपोर्टिंग उनको करना है ईदर ऑफ द वन पर्सन, बायर मतलब गिवर या फिर पेयर, दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों नॉन रेसिडेंट। सो नोट पढ़िए, नोट पढ़ने की खूब ज्यादा जरूरत है। द थर्ड पार्टी लेंडर एंड द एसोसिएटेड एंटरप्राइज जिसका ऑडिट चल रहा है ऑफ द इंडियन बोरोवर बोथ आर नॉन रेसिडेंट, रिपोर्टिंग विल बी एप्लीकेबल। Third party lender is non-resident but associated enterprise is Indian. Since the lender is non-recipient, 30B will be applicable. Lender and associated both are Indians. अरे दोनों के दोनों Indians, not applicable. ठीक है, 30C this is actually kept on hold, kept in under abeyance, तो 30C पढ़ने की जरूरत नहीं है।